वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोरियासिस के बारे में। सोरियासिस एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जो कि स्किन या फिर जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। इसमें जो है वो बहुत तेज़ी से ये फैलता है और इसमें जो है वो रेड कलर के स्केली लेयर फॉर्म हो जाती है स्किन या जॉइंट्स के ऊपर, जो कि मोटी होती है और ये बार बार जो है वो होने की प्रोबेबिलिटी होती है। एटियोलॉजी में बेसिकली सोरियासिस जो है वो जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर का कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे केसेस में जो है वो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन यानी कि पहले से अक्रेंस होने के जो जेनेटिक वजह होती है, जो कि अप टू 70% ऑफ पेशेंट जो है वो उनके फैमिली बैकग्राउंड में किसी ना किसी को सोरियासिस की प्रॉब्लम हो चुकी होती है। नॉन इनहेरिटेड फैक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सोरियासिस को ट्रिगर करते हैं, जो पर्सन ऑलरेडी इस चीज़ से अफेक्ट हो चुके हैं या इसके लिए सेंसिटिव होते हैं। जिसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जो है वो है इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो सोरियासिस को ट्रिगर करता है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन खास करके फेरेंजाइटिस जो है वो गुटे सोरियासिस की वजह से गुटे सोरियासिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एचआईवी इन्फेक्शन जो है वो भी सोरियासिस को एग्रीवेट करती है, यानी कि उसकी के लिए डेवलपमेंट के लिए एक फैक्टर होती है। सेकंड अगर है तो वो है ड्रग्स। जो सोरियासिस को इंड्यूस करने में ड्रग का भी काफ़ी एक रोल होता है, खास करके जो सेंसिटिव इंडिविजुअल्स होते हैं। और जो कॉमन कॉजेटिव एजेंट्स हैं ड्रग्स में वो है लिथियम, बीटा ब्लॉकर्स, एंटी मलेरियल, एनएसएआईडी यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, टेट्रासाइक्लिन्स, या फिर अगर सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जा रहा हो तो उसके विड्रॉल सिम्टम के रूप में भी सोरियासिस डेवलप होने के चांसेस होते हैं। थर्ड फैक्टर है अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अगर एक्सेस कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसमें भी सोरियासिस डेवलप होने के चांसेस होते हैं। और स्मोकिंग जो है वो पैल्मोप्लांटर सोरियोसिस से एसोसिएटेड है और लगभग 95% पेशेंट जो है वो अगर इस केस में मतलब इस प्लामोप्लांटर सोरियोसिस में जो है वो अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, और वो स्मोकर्स ही होते हैं। फोर्थ फैक्टर है वो है इमोशनल स्ट्रेस। तो अगर प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस देखा जाए या फिर पेशेंट्स के रिपोर्ट्स देखा जाए तो स्ट्रेस भी है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सोरियासिस को डेवलप करने में जो है उसका एक रोल होता है। फिफ्थ है कोइबनर फिनोमिना। इसका मतलब होता है कि जो सोरियाटिक लेशंस है, जो कि किसी पर्सन को कहीं इंजरी हुई हो तो वहाँ पर डेवलप हो सकता है, जैसे किसी को कट हो, बर्न हो, स्क्रैच हो या कोई सर्जिकल स्कार हो, तो उनमें भी सोरियासिस, उन पेशेंट्स में भी सोरियासिस डेवलपमेंट के लॉजी की बात करें तो ये एक ऑटो इम्यून मेडिएटेड प्रोसेस है, जो कि बेसिकली एबनॉर्मली जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं उनके एक्टिवेट होने की वजह से होता है। और ये जो टी सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं दो सिग्नल्स की वजह से, जो कि सेल सेल इंटरेक्शन जो सरफेस प्रोटीन्स के होते हैं उनके थ्रू मेडिएट होते हैं, या फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे कि डेंड्राइट्स या मैक्रोफेजेस के थ्रू वो सिग्नल मेडिएट होते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो जो एंटीजन है वो टी सेल से इंटरेक्ट करते हैं और ये जब इंटरेक्शन होता है उसी वक्त को स्टिमुलेशन भी उनको प्रोवाइड होता है अलग अलग सरफेस इंटरेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो लिम्फ नोड और ब्लड स्ट्रीम जो होता है स्किन के नीचे वहाँ पे वो माइग्रेट करते हैं। वहाँ पे वो फिर टाइप 1 हेल्पर टी सेल्स जो है वो रिलीज़ करते हैं और वो जो है फिर डोमिनेंट साइटोकाइनिन जैसे कि इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 2, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, टीएनएफ अल्फा और IL-8 जो है वो उनको सिक्रीट करते हैं। ये साइटोकाइनिन्स जो है फिर वो अट्रैक्ट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को, जो कि इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे जो ये न्यूट्रोफिल का एक्टिवेशन है वो जो है वो अदर फैक्टर्स जैसे कि कॉम्प्लीमेंट स्प्लिट प्रोडक्ट्स और ल्यूकोट्राइन्स को भी एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से कि इन्फ्लेमेशन जो है वो एज अ सोरियोसिस सिम्टम्स पेशेंट्स में दिखाई देने लगता है।
तो डायग्नोसिस में बेसिकली अगर हम देखें तो पेशेंट के ऊपर जो है वो रेड रेड पैप्यूल्स या फिर प्लाक्स होंगे, जिसके ऊपर सिल्वरी या फिर वाइट स्केल प्रेजेंट होगा। लेसन्स जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिक होते हैं और नॉर्मली फेस या फिर एक्सटेंसर जॉइंट्स, एनोजेनिटल एरिया, पाम्स और सोल्स, इंटरट्रिग्नियस एरियाज, ट्रंक, स्कैल्प, ईयर और नेल्स के ऊपर दिखाई देते हैं। जो डिपेंडिंग अपॉन सिम्टम्स, ये जो सोरियासिस होते हैं वो क्लिनिकली अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। जैसे फर्स्ट हो गया सोरियासिस वल्गैरिस, इसको क्रोनिक प्लाक सोरियोसिस भी कहते हैं। ये एक कॉमन वेरिएंट है, ये किसी भी एज पे हो सकता है लेकिन मैक्सिमम ये यंग एडल्टहुड पे होता है। इसमें जो लेसन्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और एकदम शार्प प्लाक दिखाई देते हैं जिसके ऊपर एक सिल्वरी लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये मैक्सिमम एल्बो, नी, सैक्रम, स्कैल्प और नेल्स जो है वहाँ पे अफेक्ट करते हैं। सेकेंड है गुटेट सोरियोसिस। गुटेट सोरियोसिस जो है मैक्सिमम बच्चों में या फिर यंग एडल्ट्स में देखने को मिलता है। इसमें जो है वो स्मॉल टीयर ड्रॉप लाइक स्केली प्लाक्स जो है वो देखने को मिलते हैं, मतलब दाने दाने जैसे जो है वो बॉडी के ऊपर देखने को मिलेगा। ये जो है प्रेजेंटेशन बहुत एक्यूट हो सकता है और लगभग इसको 10 to 14 डेज लगेगा जिसमें कि ये दिखाई दे, और ख़ास करके जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से, तब ये 10 to 14 डेज़ के बाद ये टीयर टीयर ड्रॉप लाइक्स ये दिखाई देने लगते हैं ये प्लाक्स। थर्ड टाइप है वो है एरिथोडर्मिक सोरियोसिस। इसमें जो है ये काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है जिसमें 90% ऑफ द बॉडी जो होती है वो रेड कलर की हो जाती है और पूरी स्केली हो जाती है। स्किन फंक्शन इसमें इम्पेयर हो जाता है और पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाता है उसको, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, उसका टेम्परेचर जो है वो अप डाउन होने लगता है और उसको सीरियस अदर इन्फेक्शंस होने लगते हैं। फोर्थ जो टाइप है वो है जनरलाइज पुस्टुलर सोरियोसिस। ये एक्यूट और अनस्टेबल फॉर्म है सोरियोसिस का, और इसमें पर्सन में जो है वो स्टेराइल पस्ट्यूल्स छोटे छोटे एज अ शीट डेवलप होते हैं, जिसका बेस जो होता है वो रेड होता है बिल्कुल। और इसमें सिस्टमेटिकली जो पेशेंट होता है वो उसकी तबीयत सही नहीं रहती, उसे फीवर या फिर मेलेज रहता है। ठीक है, सोरियासिस के ट्रीटमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल में बेसिकली लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है पर्सन, यानी कि पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए अपने स्किन को सन के अंदर एक्सपोज करे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, नहीं तो फिर वो जो है वो सन बर्न कॉज कर देगा। और इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को ध्यान दिया जाता है कि कोई भी कट है मतलब सेविंग वगैरह के टाइम जो है करते वक्त उसे ध्यान दे कि वो सोरियासिस वाले प्लैक्स को अफेक्ट ना करे। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ड्रग थेरेपी देने से पहले सबसे पहले तो ये पेशेंट्स के सिम्टम्स या क्लिनिकल जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उनको एनालाइज करके ये देखा जाता है कि उसे किस तरह का सोरियोसिस है और बेसिकली उसके क्या सिम्टम्स हैं और किस वजह से है। जैसे बहुत सारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है, तो वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जो है वो ड्रग थेरेपी देने से पहले डिटेक्ट की जाती है। तो बेसिकली 3 तरह के ट्रीटमेंट्स जो है वो दिए जाते हैं, टॉपिकल एजेंट्स, फोटोथेरेपी और सिस्टमिक एजेंट्स। और जो मेन गोल होता है ड्रग थेरेपी का कि जो भी प्लाक की थिकनेस है, साइज़ है, उसको डिक्रीज़ किया जाए, जो प्यूराइटिस है उसे डिक्रीज़ किया जाए, और जो इमोशनली उसको पर्सन को इमोशनली ठीक किया जाए, उसकी क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, मतलब पर्सन को अच्छी फीलिंग आए। ठीक है, और जो भी ड्रग दिया जा रहा है उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हो वो कम हो। तो इसके लिए बेसिकली सीक्वेंशियल थेरेपी यूज़ की जाती है, क्योंकि सोरियासिस के ट्रीटमेंट के लिए लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो स्कार्स हैं वो भी रिमूव हो जाए और पर्सन भी खुद को बेटर फील करे। तो इसमें एक एल्गोरिथम है जिसके बेसिस पे ट्रीटमेंट दी जाती है। तो सोरियासिस केस में अगर बॉडी सरफेस एरिया 10% से कम है तो उसको बहुत ही हाई पोटेंसी टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टॉपिकली जो है वो 2 टाइम
स्किन को मॉइस्ट करके फिर उस पे ड्रेसिंग की जाती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड अप्लाई करके। अगर वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है थेरेपी को तो उसको फिर 1 वीक के लिए रेस्ट दे दिया जाता है टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे, और उसके बाद फिर 2 मोर वीक्स के लिए थेरेपी दी जाती है और प्रोसेस को रिपीट किया जाता है, यानी कि फिर 1 वीक रेस्ट और 2, या तो फिर उसको टेपर टॉपिकल थेरेपी दी जाती है 1 बार या 2 बार वीक में, और उसमें विटामिन डी एनालॉग जो है वो ऐड कर दिया। लेकिन अगर बॉडी सरफेस जो है वो 10% से ज़्यादा है तो उसको डर्मेटोलॉजिस्ट को रेफ़र कर दिया जाता है, और यहाँ पे भी अगर पेशेंट इस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं देता है तो भी उसे डर्मेटोलॉजिस्ट को रेफ़र कर दिया जाता है। तो एल्गोरिथम तो हमने देख लिया। अब हमने कहा था कि सीक्वेंशियल थेरेपी दी जाती है, तो उसमें एल्गोरिथम में ही देखा कि फर्स्ट टाइप क्लियरिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे के दिया गया, सेकेंड लाइन थेरेपी में फिर उसको रेस्ट दिया गया, फिर 2 वीक चलाया गया, फिर रेस्ट दिया गया, फिर 2 वीक चलाया गया, और थर्ड में फिर उसको मेंटेन करने के लिए उसको 1 और 2 टाइम्स जो है वो विटामिन डी एनालॉग चलाया गया। अब सोरियासिस के लिए कौन कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होता है और एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट्स में मेनली इमोलियंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि यूसरीन लोशन, लुब्रिडम, इसमें जो है ये बेसिकली क्या करता है, जो स्किन की लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि बैरियर की तरह काम करती है, उसको ये हाइड्रेट करती है और वहाँ से जो वाटर इवोपरेशन है उसको डिक्रीज़ करती है, जिससे कि जो प्लक के स्केल्स होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज यानी साइड इफ़ेक्ट अगर हम कहें तो वो ये है कि ये फॉलिकुलाइटिस कॉज करता है, यानी जो हेयर फॉलिकल है उसका इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, या फिर स्किन को जो है वो ज़्यादा ही सॉफ्ट और वाइट कर सकता है, यानी कि मैसरेशन कर सकता है। सेकेंड जो है टॉपिकल में वो है टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसमें कि हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया जाता है। ये बेसिकली जो है वो स्केलिंग को रिड्यूस करता है, साथ ही जो रेडनेस है उसको रिड्यूस करता है, प्यूराइटिस को डिक्रीज़ करता है। ये वैसो कंस्ट्रिक्शन को प्रमोट करता है। इसमें क्या है, बर्निंग फॉलिकुलाइटिस एडवर्स इफेक्ट होता है, यानी कि जो हेयर फॉलिकल्स उसमें जलन जैसी फीलिंग आती है। थर्ड जो है वो है कोल्टार। ये जो है वो डीएनए को डिप्रेस करता है, मतलब उसकी सिंथेसिस को डिप्रेस करता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी प्रोराइटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे कि सोरियासिस के ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। इसके एडवर्स इफेक्ट इरिटेशन हो सकता है, फोटो रिएक्शंस हो सकता है, इसकी स्मेल जो है वो काफ़ी अनप्लीजेंट होती है, और इसमें भी हेयर फॉलिकल के इन्फ्लेमेशन के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो है वो कोल्टार डेरिवेटिव में एंथ्रालिन को यूज़ कर सकते हैं। ये भी बेसिकली डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, और इसके साथ ही एपिडर्मल प्रोलिफरेशंस को डिक्रीज़ करता है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी इरिटेशन है, ठीक है। विटामिन डी एनालॉग में कैल्सीपोट्रीन यूज़ करते हैं। ये सेल प्रोलिफरेशन को रिड्यूस करता है। जो रिसेप्टर्स होते हैं एपिडर्मल केराटिनोसाइट्स पे, उसके साथ बाइंड करके, और इसका एडवर्स इफेक्ट बर्निंग है, और स्किन जो है वो उनकी पीलिंग होने लगती है, रैसेस डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है रेटिनॉइड विटामिन ए डेरिवेटिव यूज़ किया जाता है, जो कि एपिडर्मल डिफ्रेंसिएशन को नॉर्मलाइज करता है, हाइपर प्रोलिफरेशन को डिक्रीज़ करता है, साथ ही जो सेल्स स्किन के हैं उनके इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो एरिथ्रमा और प्यूराइटिस है। सिस्टमिक एजेंट के में हम यूज़ करते हैं एसिट्रेटिन। ये बेसिकली एपिडर्मल डिफ्रेंसिएशन को नॉर्मलाइज करता है, और साथ ही जो हाइपर प्रोलिफरेशन है और स्किन के सेल के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। इसमें लिपिड एलिवेशन के चांसेस होते हैं, एबनॉर्मल लिवर फंक्शन हो सकता है, स्किन की पीलिंग होती है, स्किन ड्राई होने लगती है। मेथोट्रेक्सेट जो है वो फॉलिक एसिड रिडक्टेज के एक्शन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से सेलुलर रेप्लिकेशन इनहिबिट होता है, और जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो भी आपको इनहिबिट होते हैं। इसमें हेडेक, ब्लड विजन, फैटिग या बोन मैरो डिप्रेशन हो सकता है एज अ एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट जो ड्रग यूज़ करते हैं वो है सिस्टमिक में साइक्लोस्पोरिन। ये जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन को सप्रेस करता है, और ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी सप्रेस करता है, और ये जो है सीवियर सोरियासिस को होने से रोकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ट्रेमर, जीआई अपसेट, हाइपरटेंशन और नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी किडनी की टॉक्सिसिटी, ये प्रॉब्लम हो सकती है। बायोलॉजिक्स
कुछ बायोलॉजिक्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि इटानरसेप्ट, ये जो है वो टीएनएफ के साथ बाइंड करता है और उसको इनहिबिट कर देता है, जिससे कि जो साइटोकाइनिन्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब वो ज़्यादा रिलीज़ नहीं होते हैं, जिससे कि जो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी रिड्यूस हो जाता है। इसमें जब इंजेक्शन दिया जाता है तो उस वक्त पेन होता है, एब्डोमिनल पेन डेवलप हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, रैसेस हो सकते हैं। सेकेंड बायोलॉजिक्स में इन्फ्लेक्सीमैब है, जो कि टीएनएफ अल्फ़ा को टारगेट करता है और उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। इसमें हेडेक हो सकता है, जीआई अपसेट हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो एडालीमुमैब है, ये भी टीएनएफ को के साथ बाइंड अप करता है और फिर जो इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स है उसको रिड्यूस करता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में भी पेशेंट को हेडेक हो सकता है, जहाँ पे इंजेक्शन दिया जा रहा है वहाँ पे जो है एलर्जीज डेवलप हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, रैसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एलिफासेप्ट, ये जो है लिम्फेटोसाइट एंटीजन के साथ बाइंड करता है और LFA3 या CD2 इंटरैक्शंस को इनहिबिट करता है और लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट में कफ है, नोज़िया है, डिज़नेस हो सकती है, ठंड लग सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट जो सोरियासिस के लिए हम यूज़ करते हैं वो है फोटोथेरेपी या फोटो कीमोथेरेपी। इसमें जो है बेसिकली नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैटिक रेडिएशंस होते हैं, जो कि या तो अल्ट्रा वायलेट ए या फिर अल्ट्रा वायलेट बी हो सकता है। एज अ लाइट थेरेपी जो सोरियाटिक लेशंस है उनको इससे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, UVB जो है वो अकेले दिया जा सकता है या फिर ब्रॉडबैंड या फिर नैरो बैंड के फॉर्म में दिया जा सकता है। ब्रॉडबैंड UVB जो है वो फोटो कीमोथेरेपी के रूप में दिया जाता है कुछ टॉपिकल एजेंट जैसे कि क्रूड कोल्टार या फिर एंथ्रालीन के साथ, जिससे कि इसकी एफिकेसी जो है वो इन्हेंस हो जाए। UVA जो है वो आपको एक जो फोटोसेंसिटाइज़र के साथ, जैसे कि ओरल सोरेलिन के साथ दिया जाता है, जिससे कि मॉडरेट से सीवियर सोरियासिस को ट्रीट करने में ईजी होता है, मतलब उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसको रिड्यूस करने में या लेसन्स को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। फोटोथेरेपी और या फोटो कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे एरिथेमा, प्यूराइटस, हाइपर पिगमेंटेशन और ब्लिस्टरिंग। तो ये था अबाउट आपका सोरियासिस के क्या एटियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, क्या एल्गोरिथम यूज़ करते हैं और कौन से ड्रग हम यूज़ करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।